आज हमें बहुत ही लेट हो गया है। बहुत थक गया हूँ मैं तो। ऊपर से इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन ने दिमाग का दही कर दिया। मैं भी पूरी तरह थक चुकी हूँ अशोक। मुझे तो बहुत तेज भूख भी लग रही है। पेट में चूहे कूद रहे हैं। मुझे भी लगी है। चलो जल्दी घर चलते हैं। अगर देर की तो आखिरी मेट्रो भी हाथ से छूट जाएगी। फिर इस वक्त इतनी दूर के लिए कैब मिलना भी आफत हो जाएगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। बस हो गया। मैं अपना सामान समेट लेती हूँ और लैपटॉप बैग पैक करके अभी निकलती हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ ऑफिस में अब थोड़ा डर लग रहा है। इतनी रात को मैं पहली बार रुकी। अच्छा हुआ वो तो तुम थे साथ, वरना मैं कब की चली जाती। अरे डरने की कोई बात नहीं है जब तक मैं हूँ। लेकिन जल्दी करो जया, घड़ी देखो, 11:15 होने वाले हैं। टॉलीगंज स्टेशन तक भागना पड़ेगा। मेट्रो छूट गई तो समझो आज की रात सड़क पर ही बीतेगी। हाँ, बस 2 मिनट। वॉचमैन को चाबी सौंप कर सीधे लिफ्ट की तरफ भागते हैं। तुम तब तक लिफ्ट का बटन दबाकर रखो। ऐसा कहकर दोनों ऑफिस से निकल जाते हैं और पास ही वाले मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए स्टेशन पर बहुत कम ही लोग दिखाई दे रहे थे। वो दोनों स्टेशन पर खड़े रहकर बात कर रहे थे। बहुत दिन हो गए हमने कोई नई मूवी नहीं देखी अशोक, ना ही कहीं घूमने गए। जब से इस शहर में आए हैं बस काम और घर ही चल रहा है। हाँ यार, सच में बहुत दिनों से कहीं गए नहीं। वी नीड अ ब्रेक। अब तो काम का प्रेशर झेलते झेलते सिर फटने लगा है। हाँ ना, और ऊपर से कोलकाता का ये मौसम देखो ना, स्टेशन के बाहर हवा कितनी अजीब और ठंडी चल रही है। हाँ यार, अभी तो बारिश का मौसम भी आ गया है। क्या कहती हो, कहीं चले इस वीकेंड? पास में ही कोई अच्छी जगह ढूंढते हैं जहाँ थोड़ी शांति मिले। हाँ प्लीज, कोई अच्छी सी जगह प्लान करो। इस संडे तो मैं ऑफिस का लैपटॉप छूंगी भी नहीं। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है। ये आज की आखिरी मेट्रो है। गाड़ी कुछ ही मिनटों में स्टेशन पर आएगी। कृपया पीली रेखा से दूर खड़े रहें। कुछ ही देर में आखिरी मेट्रो भी आ जाती है। अशोक और जया उसमें बैठ जाते हैं। रात का समय होने के कारण मेट्रो पूरी तरह से खाली थी। गिन के 3-4 लोग थे, वो भी दूर दूर बैठे थे। मुझे लगता है हमें रात को ही सफर करना चाहिए। एटलीस्ट बैठने की जगह तो मिल जाती है, वरना दिन में तो इस रूट पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती। हाँ, नहीं तो रोज सुबह शाम हमें खड़े होकर ही जाना पड़ता है। चलो आज आराम से बैठकर जाएंगे। इस खाली बोगी को देखकर तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही कोलकाता मेट्रो है। सच में दिन की भीड़ देखकर तो दम घुटने लगता है। वैसे भूख के मारे अब मेरे पेट में दर्द होने लगा है। घर जाकर खाना बनाने की हिम्मत तो मुझ में बिल्कुल नहीं है। हाँ, फिर भी घर पहुंचने के लिए और आधा घंटा लगेगा। एक काम करते हैं, आज खाना ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। एटलीस्ट बनाते बनाते और देर हो जाएगी। जब तक हम घर पहुंचेंगे तब तक खाना भी आ जाएगा। हाँ, ये आइडिया बेस्ट है। तुम अभी फोन निकालो और ऐप पर कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर दो। रास्ते में ही ट्रैकिंग देख लेंगे। ठीक है, मैं अभी मेन्यू देखता हूँ। बिरयानी मंगा लूँ या कुछ हल्का फुल्का, क्योंकि इतनी रात को ज़्यादा हैवी खाना भी ठीक नहीं होगा। जो भी मंगाना है जल्दी मंगाओ, बस खाना गर्म होना चाहिए। वैसे तुमने ध्यान दिया अशोक, हमारे डिब्बे में जो 2-3 लोग बैठे थे वो भी शायद अगले स्टेशन पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तभी अचानक मेट्रो की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगती है। बोगी के पहियों की रगड़ से एक अजीब सी कान फाड़ने वाली चरचराहट की आवाज गूंजती है। एक और स्टेशन आता है। डिब्बे में बचे हुए वो 2-3 लोग भी बाहर उतर जाते हैं। अब उस पूरी मेट्रो बोगी में सिर्फ अशोक और जया अकेले बचे हैं। जया थककर अपनी गर्दन पीछे टिकाती है। तभी उसकी नजर ठीक सामने वाले कांच की खिड़की पर पड़ती है। जया का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। कांच के उस पार बोगी के ठीक दूसरे छोर पर अंधेरे कोने में एक लड़की बैठी दिखाई देती है। उसने कफन जैसा सफेद मैला गाउन पहना हुआ है।
उसके घुटनों तक लंबे उलझे हुए काले बाल उसके पूरे चेहरे पर इस कदर बिखरे हैं कि उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी गर्दन पूरी तरह नीचे फर्श की तरफ झुकी हुई थी, जैसे किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी हो। वो बिल्कुल बेजान, बिना किसी हरकत के बैठी थी। जया अंदर तक कांप उठती है। वो खौफ के मारे अपनी नजरें उस खौफनाक आकृति से चुराती है और जोर से आंखें बंद करके दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। उसका दिल पागलों की तरह सीने में चोट करने लगता है। मेट्रो एक गहरे झटके के साथ दोबारा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। पटरियों की आवाज के साथ साथ जैसे जैसे ट्रेन रफ्तार पकड़ती है, वो सफेद कपड़ों वाली लड़की भी धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। लेकिन जया को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य आंखें अब भी अंधेरे में से उसे लगातार घूर रही हैं। कुछ देर के बाद अचानक मेट्रो के भिनभिनाते हुए स्पीकर्स में से एक भारी और अजीब सी आवाज गूंजती है। अगला स्टेशन रवींद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। नेक्स्ट स्टेशन रवींद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। इस आवाज के साथ ही बोगी की लाइट्स एक पल के लिए तेजी से झपझपाती हैं, जैसे स्टेशन के नाम में ही कोई खौफ छिपा। चलो बस और 3 स्टॉप, फिर हमारा घर आ जाएगा। खाना भी शायद तब तक डिलीवर हो ही चुका होगा। हाँ, अब तो मुझे भी बहुत तेज नींद आने लगी है अशोक। शरीर एकदम टूट रहा है। बस जल्दी से बेड पर लेटना चाहती हूँ। हाँ यार, आज का दिन बहुत लंबा खिंच गया, लेकिन वीकेंड पर जो हमने प्लान किया है वो पक्का है। हम दोनों सैटरडे की सुबह ही निकल जाएंगे। हाँ, कोलकाता के इस डेली रूटीन और इस घुटन से दूर मुझे वाकई एक ब्रेक की जरूरत है। जया अशोक की तरफ देखकर बात कर रही होती है। अशोक मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। जया अपनी बात पूरी करने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र अशोक के चेहरे के पीछे से होती हुई दूर चली जाती है, ठीक पिछले वाले डिब्बे में। जया के चेहरे की मुस्कान वहीं की वहीं जम जाती है। उसकी आंखें खौफ के मारे पूरी तरह फैल जाती हैं। पिछले डिब्बे की टिमटिमाती पीली रोशनी में ठीक बीच वाली सीट पर वही औरत बैठी हुई थी। वही सफ़ेद मैला गाउन, चेहरे पर बिखरे घुटनों तक लंबे काले बाल और फर्श की तरफ झुकी हुई वो बेजान गर्दन। रवींद्र सरोवर स्टेशन आने से ठीक पहले वो लड़की अब उनकी मेट्रो के अंदर आ चुका थी। अशोक, सुनो, तुम तुरंत पीछे मुड़कर देखना मत, लेकिन तुम्हारे पीछे वाले डिब्बे में ठीक उसी सीट पर एक अजीब सी लड़की बैठी है। मैंने उसे पिछले स्टेशन पर भी खिड़की के बाहर देखा था। वो ट्रेन के अंदर आ चुकी है अशोक। क्या? वही लड़की? तुम रुको, मैं देखता हूँ। अशोक बहुत ही सहज बनने की कोशिश करते हुए धीरे से अपनी गर्दन घुमाता है। बोगी के सन्नाटे को चीरती हुई उसकी नजरें पिछले डिब्बे की तरफ जाती हैं। वहां वाकई वो आकृति बैठी थी। अशोक अपनी आंखें सिकार कर कुछ सेकंड्स तक उस लड़की को लगातार घूरता रहता है। बोगी की पीली लाइट में वो सफेद गाउन वाली औरत बिना किसी हरकत के बस नीचे फर्श को देख रही थी। उसे देखकर अशोक के दिल की धड़कन भी एक पल के लिए रुक जाती है। उसकी रूह कांप उठती है। लेकिन जया को और ज्यादा डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुरंत अपनी नजरें हटाईं और जया का हाथ पकड़कर कहा, छोड़ो जया, कोई होगी, तुम उधर मत देखो, बस पूरी तरह इग्नोर करो उसे। वैसे भी अब बस 2-3 मिनट में हमारा घर आने ही वाला है। हम अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे। कुछ देर ऐसे ही बीत जाता है। डिब्बे के अंदर का सन्नाटा अब और भी ज्यादा भारी होने लगा था। पटरियों की खड़खड़ाहट के अलावा वहां कोई आवाज नहीं थी। लेकिन अशोक के मन में भी अब एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसका दिमाग बार बार उसे उसी तरफ देखने पर मजबूर कर रहा था। खुद को रोकने की बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाया। उसने बहुत ही हल्की नजरों से, चोर नजरों से दोबारा पिछले डिब्बे की ओर देखा। लेकिन इस बार उस सीट पर कोई नहीं था। सीट पूरी तरह खाली थी। ये देखकर अशोक का दिल एक झटके के साथ तेजी से धड़कने लगा। वो थोड़ा परेशान हो गया
कि इतनी जल्दी कोई पैसेंजर चलती ट्रेन में बोगी से गायब कैसे हो सकता है। अपने डर को साफ करने के लिए वो सीट से थोड़ा आगे की तरफ झुका और पिछले डिब्बे के दरवाजे के पार झांकने लगा। जैसे ही उसने गौर से देखा, उसके गले से चीख निकलते निकलते रह गई। वो लड़की अब सीट पर नहीं थी, बल्कि वो पिछले डिब्बे के बिल्कुल बीचों बीच सीधे खड़ी थी। उसके शरीर का पूरा पोस्चर अजीब था। वही मैला सफेद कफन जैसा गाउन और गर्दन अभी भी उसी तरह मरे हुए जानवर की तरह आगे की तरफ पूरी झुकी हुई थी। वो बिना हिले डुले पटरियों के झटकों के बावजूद एकदम स्थिर खड़ी थी, मानो हवा में तैर रही हो। अशोक के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आईं। उसके मन की बेचैनी अब एक गहरे रीढ़ की हड्डी को कपा देने वाले खौफ में बदलने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि ये कोई साधारण इंसान तो बिल्कुल नहीं है। अशोक तुरंत उस भयानक आकृति से अपनी नजरें चुराता है और झटके से दूसरी तरफ देखने लगता है। उसकी छाती पागलों की तरह ऊपर नीचे हो रही थी, मानो फेफड़ों में हवा खत्म हो गई हो। जया अशोक के चेहरे पर आए इस अचानक खौफ को भांप लेती है। वो सस्पेंस और डर के मारे खुद अपनी गर्दन घुमाकर उस लड़की को देखने की कोशिश करने लगती है। अशोक का पूरा बदन कांप उठता है। वो तुरंत जया का हाथ इतनी जोर से पकड़ता है कि उसकी उंगलियां जया की त्वचा में धंस जाती हैं। मत देखो वहां जया, बिल्कुल मत देखो। कहा ना कोई होगा, तुम्हें समझ नहीं आता? पूरी तरह इग्नोर करो उसे। देखो, बस कुछ ही मिनट बाकी है। हमारा स्टेशन आते ही हम भागेंगे यहाँ से। बस सामने देखो। जया घबरा कर रुक जाती है। बोगी की लाइट्स अब किसी पुरानी भुतहा इमारत की तरह बहुत तेजी से टिमटिमाने लगी थी। वो एक बार फिर पूरी तरह कांपते हुए अपनी सूखी आंखें खोलकर पिछले डिब्बे की तरफ देखता है। अशोक के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो लड़की अब उनके ठीक पास आ चुकी थी। अशोक की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, अशोक की ये रूह कपा देने वाली आवाज सुनकर जया भी झटके से उस ओर मुड़ गई। जया के मुंह से भी एक जोरदार, दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। दोनों खौफ के मारे अपनी सीट से उछलकर खड़े हो गए। उनका पूरा बदन थर-थर कांप रहा था। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ठीक उसी पल बोगी की फ्लोरोसेंट लाइटें किसी असाधारण और भुतहा रफ्तार से झिलमिलाने लगी। अशोक का डर अब गुस्से और पागलपन में बदल चुका था। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें हमसे? क्यों हमारा पीछा कर रही हो? देखो, तुम जो कोई भी हो, यहाँ से दूर जाओ, हमसे दूर रहो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अशोक, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कोई इंसान नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था ना, ये मुझे पिछले स्टेशन पर खिड़की के बाहर दिखी थी। ये कोई भूत है अशोक, ये हमें मार डालेगी। तभी अचानक बोगी की लाइट्स एक आखिरी बार पूरी ताकत से झिलमिलाए और पूरे डिब्बे में एक सेकंड के लिए गहरा काला अंधेरा छा गया। अगले ही पल लाइट का टिमटिमाना बिल्कुल बंद हो गया। वो लड़की गायब हो चुकी थी। वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली सीटें थीं। अशोक, वो लड़की कहाँ गई? अशोक, वो अचानक गायब कैसे हो सकती है? वो यहीं तो खड़ी थी। मुझे कुछ नहीं पता जया। मेरी समझ काम नहीं कर रही है। मुझे लगता है आज ऑफिस में रुककर और फिर ये आखिरी ट्रेन लेकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अशोक, हम अभी इसी वक्त इस ट्रेन से उतर जाते हैं। प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी रूह कांप रही है। वो फिर से आ जाएगी। हम इस ट्रेन में और एक सेकंड भी नहीं रुक सकते। हाँ जया, तुम सही कह रही हो। बस अगला स्टेशन जो भी होगा, हम वहीं तुरंत उतर जाएंगे। बस ट्रेन को एक बार रुकने दो। तभी अचानक पूरे मेट्रो की लाइटें पागलों की तरह टिमटिमाने लगती हैं। दोनों के कदम वहीं के वहीं जम जाते हैं। तभी
टिमटिमाती पीली रोशनी के बीच उनके ठीक पास एक भयानक दिखने वाला आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जो किसी लाश जैसे लग रहे थे। उस डरावने चेहरे और उसकी आंखों में छिपी मौत को देखकर जया के हलक से एक दिल दहला देने वाली जोरदार चीख निकल जाती है। अशोक! वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े तो उनके होश उड़ गए। पीछे वही सफेद गाउन वाली लड़की खड़ी थी। देखते ही देखते टिमटिमाती रोशनी के बीच पूरे मेट्रो पर अलग अलग भयानक चेहरे उभरने लगे। उन सभी रूहों ने मिलकर अशोक और जया को चारों तरफ से घेर लिया। भागने का हर एक रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। मेट्रो की लाइटें अब पागलों की तरह जोरों से झिलमिलाने लगी, पूरे रवींद्र सरोवर स्टेशन के सन्नाटे को चीरती हुई। अशोक और जया की एक आखिरी रूह कपा देने वाली जोरदार चीख गूंज उठी। और फिर कुछ ही देर बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया। लाइटें वापस सामान्य हो गईं। वो भयानक लोग, वो सफेद गाउन वाली लड़की और अशोक जया सब गायब थे। पूरी मेट्रो एक बार फिर उसी कब्रिस्तान की तरह खाली और खामोश हो गया था, मानो यहाँ कभी कुछ हुआ ही ना हो। ट्रेन की रफ्तार एक बार फिर धीरे धीरे कम होने लगी। पटरियों से लोहे के टकराने की वो तीखी, कान फाड़ने वाली आवाज गूंजी तो लगा जैसे कोई आरी सीधे दिमाग पर चल रही हो। वे दोनों अब इस दुनिया का नहीं, रवींद्र सरोवर स्टेशन के उस खौफनाक हिस्से का नाम बन चुके थे। अब वे भी हर रोज रात के समय इसी आखिरी ट्रेन से सफर करते हैं। कोलकाता का ये रवींद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन बेहद पुराना और भुतहा माना जाता है, क्योंकि यहाँ अतीत में कई लोगों ने खुदकुशी की है। उन भटकती हुई आत्माओं के साथ आज अशोक और जया की रूह भी हमेशा हमेशा के लिए। आज हमें बहुत ही लेट हो गया है। बहुत थक गया हूँ मैं तो। ऊपर से इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन ने दिमाग का दही कर दिया। मैं भी पूरी तरह थक चुकी हूँ अशोक। मुझे तो बहुत तेज भूख भी लग रही है। पेट में चूहे कूद रहे हैं। मुझे भी लगी है। चलो जल्दी घर चलते हैं। अगर देर की तो आखिरी मेट्रो भी हाथ से छूट जाएगी। फिर इस वक्त इतनी दूर के लिए कैब मिलना भी आफत हो जाएगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। बस हो गया। मैं अपना सामान समेट लेती हूँ और लैपटॉप बैग पैक करके अभी निकलती हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ ऑफिस में अब थोड़ा डर लग रहा है। इतनी रात को मैं पहली बार रुकी। अच्छा हुआ वो तो तुम थे साथ, वरना मैं कब की चली जाती। अरे डरने की कोई बात नहीं है जब तक मैं हूँ। लेकिन जल्दी करो जया, घड़ी देखो, 11:15 होने वाले हैं। टॉलीगंज स्टेशन तक भागना पड़ेगा। मेट्रो छूट गई तो समझो आज की रात सड़क पर ही बीतेगी। हाँ, बस 2 मिनट। वॉचमैन को चाबी सौंपकर सीधे लिफ्ट की तरफ भागते हैं। तुम तब तक लिफ्ट का बटन दबाकर रखो। ऐसा कहकर दोनों ऑफिस से निकल जाते हैं और पास ही वाले मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए स्टेशन पर बहुत कम ही लोग दिखाई दे रहे थे। वो दोनों स्टेशन पर खड़े रहकर बात कर रहे थे। बहुत दिन हो गए हमने कोई नई मूवी नहीं देखी अशोक, ना ही कहीं घूमने गए। जब से इस शहर में आए हैं बस काम और घर ही चल रहा है। हाँ यार, सच में बहुत दिनों से कहीं गए नहीं। वी नीड अ ब्रेक। अब तो काम का प्रेशर झेलते झेलते सिर फटने लगा है। हाँ ना, और ऊपर से कोलकाता का ये मौसम देखो ना, स्टेशन के बाहर हवा कितनी अजीब और ठंडी चल रही है। हाँ यार, अभी तो बारिश का मौसम भी आ गया है। क्या कहती हो, कहीं चले इस वीकेंड? पास में ही कोई अच्छी जगह ढूंढते हैं जहाँ थोड़ी शांति मिले। हाँ प्लीज, कोई अच्छी सी जगह प्लान करो। इस संडे तो मैं ऑफिस का लैपटॉप छूंगी भी नहीं। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है। ये आज की आखिरी मेट्रो है। गाड़ी कुछ ही मिनटों में स्टेशन पर आएगी। कृपया पीली रेखा से दूर खड़े रहें। कुछ ही देर में आखिरी मेट्रो भी आ जाती है। अशोक और जया उसमें बैठ जाते हैं। रात का समय होने के कारण मेट्रो पूरी तरह से खाली थी। गिन के 3-4 लोग थे, वो भी दूर दूर बैठे थे।
मुझे लगता है हमें रात को ही सफ़र करना चाहिए। एटलीस्ट बैठने की जगह तो मिल जाती है, वरना दिन में तो इस रूट पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती। हाँ, नहीं तो रोज सुबह शाम हमें खड़े होकर ही जाना पड़ता है। चलो आज आराम से बैठकर जाएंगे। इस खाली बोगी को देखकर तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही कोलकाता मेट्रो है। सच में दिन की भीड़ देखकर तो दम घुटने लगता है। वैसे भूख के मारे अब मेरे पेट में दर्द होने लगा है। घर जाकर खाना बनाने की हिम्मत तो मुझ में बिल्कुल नहीं है। हाँ, फिर भी घर पहुंचने के लिए और आधा घंटा लगेगा। एक काम करते हैं, आज खाना ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। एटलीस्ट बनाते बनाते और देर हो जाएगी। जब तक हम घर पहुंचेंगे तब तक खाना भी आ जाएगा। हाँ, ये आइडिया बेस्ट है। तुम अभी फ़ोन निकालो और ऐप पर कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर दो। रास्ते में ही ट्रैकिंग देख लेंगे। ठीक है, मैं अभी मेन्यू देखता हूँ। बिरयानी मंगा लूँ या कुछ हल्का फुल्का, क्योंकि इतनी रात को ज़्यादा हैवी खाना भी ठीक नहीं होगा। जो भी मंगाना है जल्दी मंगाओ, बस खाना गर्म होना चाहिए। वैसे तुमने ध्यान दिया अशोक, हमारे डिब्बे में जो 2-3 लोग बैठे थे वो भी शायद अगले स्टेशन पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तभी अचानक मेट्रो की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगती है। बोगी के पहियों की रगड़ से एक अजीब सी कान फाड़ने वाली चरचराहट की आवाज गूंजती है। एक और स्टेशन आता है। डिब्बे में बचे हुए वो 2-3 लोग भी बाहर उतर जाते हैं। अब उस पूरी मेट्रो बोगी में सिर्फ अशोक और जया अकेले बचे हैं। जया थककर अपनी गर्दन पीछे टिकाती है। तभी उसकी नजर ठीक सामने वाले कांच की खिड़की पर पड़ती है। जया का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। कांच के उस पार बोगी के ठीक दूसरे छोर पर अंधेरे कोने में एक लड़की बैठी दिखाई देती है। उसने कफन जैसा सफेद मैला गाउन पहना हुआ है। उसके घुटनों तक लंबे उलझे हुए काले बाल उसके पूरे चेहरे पर इस कदर बिखरे हैं कि उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी गर्दन पूरी तरह नीचे फर्श की तरफ झुकी हुई थी, जैसे किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी हो। वो बिल्कुल बेजान, बिना किसी हरकत के बैठी थी। जया अंदर तक कांप उठती है। वो खौफ के मारे अपनी नजरें उस खौफनाक आकृति से चुराती है और जोर से आंखें बंद करके दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। उसका दिल पागलों की तरह सीने में चोट करने लगता है। मेट्रो एक गहरे झटके के साथ दोबारा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। पटरियों की आवाज के साथ साथ जैसे जैसे ट्रेन रफ्तार पकड़ती है, वो सफेद कपड़ों वाली लड़की भी धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। सफेद गाउन वाली औरत बिना किसी हरकत के बस नीचे फर्श को देख रही थी। उसे देखकर अशोक के दिल की धड़कन भी एक पल के लिए रुक जाती है। उसकी रूह कांप उठती है। लेकिन जया को और ज्यादा डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुरंत अपनी नजरें हटाईं और जया का हाथ पकड़कर कहा, छोड़ो जया, कोई होगी, तुम उधर मत देखो, बस पूरी तरह इग्नोर करो उसे। वैसे भी अब बस 2-3 मिनट में हमारा घर आने ही वाला है। हम अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे। कुछ देर ऐसे ही बीत जाता है। डिब्बे के अंदर का सन्नाटा अब और भी ज्यादा भारी होने लगा था। पटरियों की खड़खड़ाहट के अलावा वहां कोई आवाज नहीं थी। लेकिन अशोक के मन में भी अब एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसका दिमाग बार बार उसे उसी तरफ देखने पर मजबूर कर रहा था। खुद को रोकने की बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाया। उसने बहुत ही हल्की नजरों से, चोर नजरों से दोबारा पिछले डिब्बे की ओर देखा। लेकिन इस बार उस सीट पर कोई नहीं था। सीट पूरी तरह खाली थी। ये देखकर अशोक का दिल एक झटके के साथ तेजी से धड़कने लगा। वो थोड़ा परेशान हो गया कि इतनी जल्दी कोई पैसेंजर चलती ट्रेन में बोगी से गायब कैसे हो सकता है। अपने डर को साफ करने के लिए वो सीट से थोड़ा आगे की तरफ झुका और पिछले डिब्बे के दरवाजे के पार झांकने लगा। जैसे ही उसने गौर से देखा, उसके गले से चीख निकलते निकलते रह गई। वो लड़की अब सीट पर नहीं थी, बल्कि वो पिछले डिब्बे के बिल्कुल बीचों बीच सीधे खड़ी थी। उसके शरीर का पूरा पोस्चर अजीब था। वही मैला सफेद कफन जैसा गाउन और गर्दन अभी भी उसी तरह मरे हुए जानवर की तरह आगे की तरफ पूरी झुकी हुई थी।
वो बिना हिले डुले पटरियों के झटकों के बावजूद एकदम स्थिर खड़ी थी, मानो हवा में तैर रही हो। अशोक के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आईं। उसके मन की बेचैनी अब एक गहरे रीढ़ की हड्डी को कपा देने वाले खौफ में बदलने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि ये कोई साधारण इंसान तो बिल्कुल नहीं है। अशोक तुरंत उस भयानक आकृति से अपनी नजरें चुराता है और झटके से दूसरी तरफ देखने लगता है। उसकी छाती पागलों की तरह ऊपर नीचे हो रही थी, मानो फेफड़ों में हवा खत्म हो गई हो। जया अशोक के चेहरे पर आए इस अचानक खौफ को भांप लेती है। वो सस्पेंस और डर के मारे खुद अपनी गर्दन घुमाकर उस लड़की को देखने की कोशिश करने लगती है। अशोक का पूरा बदन कांप उठता है। वो तुरंत जया का हाथ इतनी जोर से पकड़ता है कि उसकी उंगलियां जया की त्वचा में धंस जाती हैं। मत देखो वहां जया, बिल्कुल मत देखो। कहा ना कोई होगा, तुम्हें समझ नहीं आता? पूरी तरह इग्नोर करो उसे। देखो, बस कुछ ही मिनट बाकी है। हमारा स्टेशन आते ही हम भागेंगे यहाँ से। बस सामने देखो। जया घबरा कर रुक जाती है। बोगी की लाइट्स अब किसी पुरानी भुतहा इमारत की तरह बहुत तेजी से टिमटिमाने लगी थी। वो एक बार फिर पूरी तरह कांपते हुए अपनी सूखी आंखें खोलकर पिछले डिब्बे की तरफ देखता है। अशोक के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो लड़की अब उनके ठीक पास आ चुकी थी। अशोक की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, अशोक की ये रूह कपा देने वाली आवाज सुनकर जया भी झटके से उस ओर मुड़ गई। जया के मुंह से भी एक जोरदार, दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। दोनों खौफ के मारे अपनी सीट से उछलकर खड़े हो गए। उनका पूरा बदन थर-थर कांप रहा था। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ठीक उसी पल बोगी की फ्लोरोसेंट लाइटें किसी असाधारण और भुतहा रफ्तार से झिलमिलाने लगी। अशोक का डर अब गुस्से और पागलपन में बदल चुका था। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें हमसे? क्यों हमारा पीछा कर रही हो? देखो, तुम जो कोई भी हो, यहाँ से दूर जाओ, हमसे दूर रहो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अशोक, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कोई इंसान नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था ना, ये मुझे पिछले स्टेशन पर खिड़की के बाहर दिखी थी। ये कोई भूत है अशोक, ये हमें मार डालेगी। तभी अचानक बोगी की लाइट्स एक आखिरी बार पूरी ताकत से झिलमिलाई और पूरे डिब्बे में एक सेकंड के लिए गहरा काला अंधेरा छा गया। अगले ही पल लाइट का टिमटिमाना बिल्कुल बंद हो गया। वो लड़की गायब हो चुकी थी। वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली सीटें थीं। अशोक, वो लड़की कहाँ गई? अशोक, वो अचानक गायब कैसे हो सकती है? वो यहीं तो खड़ी थी। मुझे कुछ नहीं पता जया। मेरी समझ काम नहीं कर रही है। मुझे लगता है आज ऑफिस में रुककर और फिर ये आखिरी ट्रेन लेकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अशोक, हम अभी इसी वक्त इस ट्रेन से उतर जाते हैं। प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी रूह कांप रही है। वो फिर से आ जाएगी। हम इस ट्रेन में और एक सेकंड भी नहीं रुक सकते। हाँ जया, तुम सही कह रही हो। बस अगला स्टेशन जो भी होगा, हम वहीं तुरंत उतर जाएंगे। बस ट्रेन को एक बार रुकने दो। तभी अचानक पूरे मेट्रो की लाइटें पागलों की तरह टिमटिमाने लगती हैं। दोनों के कदम वहीं के वहीं जम जाते हैं। तभी टिमटिमाती पीली रोशनी के बीच उनके ठीक पास एक भयानक दिखने वाला आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जो किसी लाश जैसे लग रहे थे। उस डरावने चेहरे और उसकी आंखों में छिपी मौत को देखकर जया के हलक से एक दिल दहला देने वाली जोरदार चीख निकल जाती है। अशोक! वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े तो उनके होश उड़ गए। पीछे वही सफेद गाउन वाली लड़की खड़ी थी। देखते ही देखते
टिमटिमाती रोशनी के बीच पूरे मेट्रो पर अलग अलग भयानक चेहरे उभरने लगे। उन सभी रूहों ने मिलकर अशोक और जया को चारों तरफ से घेर लिया। भागने का हर एक रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। मेट्रो की लाइटें अब पागलों की तरह जोरों से झिलमिलाने लगी, पूरे रवींद्र सरोवर स्टेशन के सन्नाटे को चीरती हुई। अशोक और जया की एक आखिरी रूह कपा देने वाली जोरदार चीख गूंज उठी। और फिर कुछ ही देर बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया। लाइटें वापस सामान्य हो गईं। वो भयानक लोग, वो सफेद गाउन वाली लड़की और अशोक जया सब गायब थे। पूरी मेट्रो एक बार फिर उसी कब्रिस्तान की तरह खाली और खामोश हो गया था, मानो यहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। ट्रेन की रफ्तार एक बार फिर धीरे धीरे कम होने लगी। पटरियों से लोहे के टकराने की वो तीखी, कान फाड़ने वाली आवाज गूंजी तो लगा जैसे कोई आरी सीधे दिमाग पर चल रही हो। वे दोनों अब इस दुनिया का नहीं, रवींद्र सरोवर स्टेशन के उस खौफनाक हिस्से का नाम बन चुके थे। अब वे भी हर रोज रात के समय इसी आखिरी ट्रेन से सफर करते हैं। कोलकाता का ये रवींद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन बेहद पुराना और भुतहा माना जाता है, क्योंकि यहाँ अतीत में कई लोगों ने खुदकुशी की है। उन भटकती हुई आत्माओं के साथ आज अशोक और जया की रूह भी हमेशा हमेशा के लिए पहियों की रगड़ से एक अजीब सी कान फाड़ने वाली चरचराहट की आवाज गूंजती है। एक और स्टेशन आता है। डिब्बे में बचे हुए वो 2-3 लोग भी बाहर उतर जाते हैं। अब उस पूरी मेट्रो बोगी में सिर्फ अशोक और जया अकेले बचे हैं। जया थककर अपनी गर्दन पीछे टिकाती है, तभी उसकी नजर ठीक सामने वाले कांच की खिड़की पर पड़ती है। जया का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। कांच के उस पार बोगी के ठीक दूसरे छोर पर अंधेरे कोने में एक लड़की बैठी दिखाई देती है। उसने कफन जैसा सफेद मैला गाउन पहना हुआ है। उसके घुटनों तक लंबे उलझे हुए काले बाल उसके पूरे चेहरे पर इस कदर बिखरे हैं कि उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी गर्दन पूरी तरह नीचे फर्श की तरफ झुकी हुई थी।